आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका ये लेक्चर नंबर 5 है। यहां पर हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड एफजीआई। एफजीआई बोले तो भैया फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। देखो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के लिए ये जो चैप्टर है ना भैया इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी हद नहीं है ना। दूसरी बात ये बता देता हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट के ऑर्गेनिक क्वेश्चंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम आते हैं ना वो यही से आती है, यही चाहते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं ना बेसिकली वो 3-4 कॉन्सेप्ट जोड़कर दिया जाता है। मतलब ऐसा जर्नली बहुत कम आपको देखने को मिलेगा कि एक सिंगल चैप्टर पर या सिंगल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कोई क्वेश्चन दे दिया। जैसे मान के चले कि कोई कंपाउंड आपको दिया और पूछा कि इसमें बताइए कि ई सिमेट्री होगी या जेड होगी, जैसे स्टीरियो का क्वेश्चन होता है, तो ये एक सिंगल कॉन्सेप्ट है भैया। इसमें कौन सी रिएक्शन है, SN1 SN2, सिंगल कोई नेम रिएक्शन का हो सकता है, सिंगल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर 3-4-5 कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक क्वेश्चन तैयार किया जाता है। इसलिए ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन गलत करते हैं, उनके नेगेटिव जाता है या फिर उनको क्वेश्चन छोड़ना पड़ता है। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन के बेसिस पर हम चलेंगे, क्वेश्चन अपन देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और रिलेटेड कॉन्सेप्ट को साथ के साथ ही हम कवर करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में आपके सिलेक्शन के चांस क्या हो भैया, बढ़ जाए, ठीक है ना। तो करें भाई शुरुआत, चलो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई जरूर करिएगा। अब ये जो क्वेश्चन है क्या है, देखो समझना आप यहाँ पर इन द रिएक्शन सीक्वेंस। यहाँ पर ये दे रखा है कि एथिल क्लोराइड ए यहाँ पर रिएजेंट डाला, एथिन बना, फिर बी यहाँ पर रिएजेंट डाला, ये यहाँ पर 1,2 डाइब्रोमो एथिन बन गया, फिर सी रिएजेंट डाला, यहाँ पर ये विनाइल ब्रोमाइड बन गया, फिर डी डाला, यहाँ पर एसिटिलीन या फिर इथाइन बन गया। और यहाँ पर आपसे पूछा है कि रिएजेंट ABCD क्या है, इनमें से ABCD क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो अब रिएक्शन को समझते हैं। यहां पर एक रिएक्शन थोड़ी है, यहां पर देखो कुछ अलग अलग टाइप के रिएक्शन को मिक्स करके एक क्वेश्चन जनरेट कर दिया। यही तो मैंने बताया ना कि यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं ना वो क्या होता है कि मिक्स करके बनाए जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो लेटेस्ट में लास्ट में आपसे पूछे गए थे, ठीक है ना। तो अपन इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कह सकते कि यार आरपीएससी में से क्वेश्चन थोड़े आएंगे डरावने या इस टाइप के थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। भाई आरपीएससी है ना, सीधे सीधे क्वेश्चन देगी, ऐसा बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। टाइम के साथ एग्जाम लेवल कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखो रिएक्शन को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमेशा सबसे पहले रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी रिएक्शन है। तो देखो यहाँ पर एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड ये हो गया भैया CH2, यहाँ पर मैं Cl और यहाँ पर मैं H कर देता हूँ, है ना। यहाँ पर ये Cl हो गया और यहाँ पर मैंने H कर दिया, ये है। और यहाँ पर फाइनली क्या हो रहा है कि ये यहाँ से गया और ये यहाँ से गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ये। तो यहाँ पर फाइनली HCl रिमूव हो रहा है, मतलब ये कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है एलिमिनेशन रिएक्शन है ना। यहाँ पर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यहाँ पर हो रहा है। आई थिंक क्लियर हो गया। तो देखो ध्यान देना, एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए भाई ये क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन तब होती है बेसिकली जब टेम्परेचर ज़्यादा हो। दूसरा क्या है, जब स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट, स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो स्ट्रॉन्ग बेस और हाई टेम्परेचर पर ये होती है। तो कुल मिला के बेटा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो ऑप्शन में टेम्परेचर तो कुछ दे नहीं रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है मुन्ना, ये इसको ले लेता है, फिर ये यहाँ से यहाँ पर, फिर ये यहाँ से बाहर निकलता है, दे बनता है। तो भैया आपको स्ट्रॉन्ग बेस देखना है। तो सबसे पहले देखो ये क्या हो सकता है, एल्कोहलिक केवेच एक स्ट्रॉन्ग बेस है, नो डाउट स्ट्रॉन्ग बेस है, ये हो सकता है। एल्कोहलिक केवेच इसमें भी यही दे रखा है, ये हो सकता है ना। और एक्वस केवेच ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता मुन्ना। और AgOH इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक तरह से वीक बेस है, तो इसको भी अपन काम में नहीं लेंगे। देखो एक बात समझना, यहाँ पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों के कि अल्कोहलिक केवेच और एक्वस केवेच में भैया आखिरकार डिफरेंस क्या है ना। तो देखो आपको मैं बता देता हूँ, जब अपन अल्कोहलिक केवेच की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक न्यूक्लियोफाइल है ना, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक न्यूक्लियोफाइल है ना। आप चाहो तो फुल फॉर्म लिख लेना, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक न्यूक्लियोफाइल। लेकिन जब मैं एक्वस केवेच की बात करता हूँ
तो ऐसे केस में ये स्ट्रोंग, ये वीक बेस एंड स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल। ध्यान देना ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में काम में आता है ना, जबकि ये एलिमिनेशन करता है, ये एलिमिनेशन करता है। इस बात का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। तो आपको एलिमिनेशन कराना है, ना कि सब्स्टिट्यूशन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। ये अगर 21 केओएच यहाँ पर ले ले तो उस कंडीशन में Cl हटेगा और उसकी जगह पर OH आ जाएगा, मतलब ये यहाँ पर एथिल एल्कोहल बनता फिर, है ना। इसका मतलब ये गया तो मुन्ना भैया ये ऐसे ही चला गया, ये ऐसे चला गया। अब दो ऑप्शन हमारे पास बचे हैं, तो इन दो ऑप्शन में से अपन को देखना है। पहला क्लियर है, पहला यहाँ पर हो गया हमारे पास, क्या हो गया यहाँ पर एल्कोहलिक KOH। अब बी देखना है, बी क्या होगा। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर डबल बॉन्ड पर 2 Br जुड़ गई है ना। कुल मिलाकर यहाँ पर ये ब्रोमिनेशन हुआ है मुन्ना, क्या हुआ है ब्रोमिनेशन। तो देखो ध्यान देना, इसमें भी Br दे रखा है, इसमें भी Br दे रखा है, तो यहाँ तो कंफ्यूजन ऐसे भी नहीं है ना। तो Br ही यहाँ पर आना है, Br2 ही आना है ना। तो अभी भी ए और बी दोनों रेस में जुड़े हुए हैं। अब आगे यहाँ पर देखते हैं कि आगे क्या दे रखा है। यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर इस केस में देखो एक H, इसको यूं मान लो आप, ये ऐसे HCHBr है ना। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर और अच्छे से कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ, है ना, ऐसा ऐसे ऐसे बना देता हूँ मन्ना। ये Br और यहाँ पर ये CH, इसमें क्या कर रखा है, ठीक है, और यहाँ पर CH2Br, CH2Br इसमें, हाँ ठीक है, CH2Br है ना। अब इसमें मैं इस तरह से कर रहा हूं, यहां पर देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां से अपन ये हटा देते हैं, यहां से Br गए, यहां से H गया, है ना। तो जैसे ये हटेगा, हटते यहां पर क्या हो जाएगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड CHBr है ना। तो ये यहाँ पर ये एक क्या जाएगा ना, एक क्या जाएगा, ये 2 लिख रहा है यहाँ पर, क्लियर है। ये यहाँ पर हो गया विनाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, देखो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो रहा है, H जा रहा है और Br जा रहा है, मतलब HBr, मतलब डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी हमको स्ट्रॉन्ग बेस और वीक न्यूक्लियोफाइल की रिक्वायरमेंट है। कुल मिला के स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट ऐसे लिख देता हूँ, मतलब एल्कोहलिक KOH यहाँ पर काम कर जाएगा। तो हॉट वाटर वाला सिस्टम तो खत्म हो गया, ये तो भैया नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो ए ऑप्शन मुन्ना हमारा गया। तो एल्कोहलिक KOH यहाँ पर यूज में आ सकता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। तो इसका मतलब ये हमारे पास हो गया एल्कोहलिक KOH, यहाँ पर भी क्या हो गया, एल्कोहलिक KOH यहाँ पर भी हो जाएगा, है ना। अच्छा, अपने पास 3 ऑप्शन कट गए, तो लास्ट में यही बचा है, कुछ दिक्कत वाली बात है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आगे। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, अब तो देखो ले देकर ये सोडामाइड है ना। अब आप अगर आगे देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस Br को भी हटा दिया और यहाँ से एक H को हटा दिया, ये बन गया। कुल मिलाकर यहाँ से एक H को और हटा दो, इसको यहाँ से यू कर दो, ये एक H है ना, और यहाँ से इस Br को हटा दो, ये चला जाएगा ऐसे, है ना। और यहाँ पर क्या HBr। अब कुल मिलाकर आप यहाँ पर भी क्या स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट है। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी, कभी ये स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग बेस तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस एल्कोहलिक KOH भी हो सकता है, ऐसे एल्कोहलिक KOH, और स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर सोडामाइड भी हो सकता है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पर एल्कोहलिक KOH क्यों काम में नहीं लिया, हाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ कि डायरेक्ट एल्कोहलिक KOH से ये H और Br भी निकलता, रिएक्शन यहाँ पर रुकते ही नहीं, डायरेक्ट हमको यहाँ से सीधा ये मिल जाता। तो एक बात बता देता हूँ कि एल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। एल्कोहलिक KOH इस स्टेप को तो कर सकता है, लेकिन अब आगे रिएक्शन नहीं कर पाता। रीजन क्या है कि इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। डबल बॉन्ड करेक्टर मतलब ये होता है ना, लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर सिंगल डबल, है ना आगे। तो इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आने के कारण इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, विनाइल ब्रोमाइड की रिएक्टिविटी कम होती है। लेस रिएक्टिविटी के कारण आगे ये, है ना, आगे ये रिएक्शन डायरेक्ट किसके थ्रू, एल्कोहलिक KOH के थ्रू नहीं हो पाते, क्योंकि उसकी बेसिसिटी स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। इसका मतलब अगर आगे रिएक्शन चाहिए तो आपको और भी ज्यादा हाईली स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर क्या है, केवल स्ट्रॉन्ग बेस से काम नहीं चलेगा, हाईली स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट होगी, हाईली स्ट्रॉन्ग बेस, जो कि एल्कोहलिक KOH नहीं है बल्कि सोडामाइड होता है। इसलिए यहाँ पर अपन सोडामाइड काम में लेते हैं। तो आई थिंक अगर डाउट भी होगा तो निकल गया होगा। हालांकि अगर ये नॉलेज नहीं भी होती तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, क्योंकि 3 ऑप्शन ऑलरेडी कट चुके थे, चौथा ऑप्शन अपने पास ले देकर यही था,
है ना, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन फिर भी हो सकता है आने वाले एग्जाम में कॉन्सेप्ट काम में आए, इसलिए आपको पता होना जरूरी है। क्लियर है भैया? कोई डाउट है क्या? नहीं है? मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, कमेंट करके जरूर बता देना भैया, है ना। आपके एग्जाम में बहुत बेनिफिट इससे होगा। अब देखो यहाँ पर एलिमिनेशन काम में आ रहा है ना, यहाँ पर एडिशन रिएक्शन काम में आ रही है ना, समझ रहे हो ना। तो ऐसे मिक्स कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज में आ रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, देखो CH3COCl है, ये क्या है? एसिटिल क्लोराइड है। देखो CH3C डबल बॉन्ड OCl, और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? एल्डिहाइड में कर दिया। CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस यहाँ पर HCl। तो कुल मिलाकर इस Cl के स्थान पर यहाँ पर क्या ले आए हमें? H, और इसके लिए कंडीशन दे रखे यहाँ पर 2H है ना, PDBASO4। तो ये जो रिएक्शन होती है इसको अपन बोलते हैं रोजेनमुंड रिएक्शन। ध्यान देना, ये जो कैटेलिस्ट है ना भैया, ये रोजेनमुंड कैटेलिस्ट है। अब ये रोजेनमुंड कैटेलिस्ट है तो ये रिएक्शन क्या होगी? रोजेनमुंड रिएक्शन होगी, रोजेनमुंड रिएक्शन। तो देखो राइमर टीमान तो एरोमेटिक कंपाउंड की एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसीलिए कट जाएगा। केनिजारो रिएक्शन आपको पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड विदाउट अल्फा H, बिना अल्फा H वाले कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन है ना, जिसमें एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो कुल मिला के ये नेम रिएक्शन भी नहीं है यहाँ पर, है ना। ये तो अपन को पता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन है ही नहीं, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की रिएक्शन है, आपने पढ़ी होगी नेम रिएक्शन में, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा भी रखी है आपको, है ना। तो ये वहां पर है नहीं, तो कुल मिला के ले देकर रोजेनमुंड रिएक्शन। और अगर आपको रोजेनमुंड कैटेलिस्ट पता है, रोजेनमुंड कैटेलिस्ट पता है, तब ऑटोमेटिक लिंक कर पाओगे, अच्छा भैया रोजेनमुंड कैटेलिस्ट काम में आ रहा है। नहीं नहीं, कहीं ना कहीं रोजेनमुंड रिएक्शन जरूर होगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करे तो अपना टारगेट क्या है कि क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट, है ना, विद एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, ताकि बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आपकी हेल्प हो सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपन कि ये जो BaSO4 है भैया, देखो यहाँ पर 2H विद पैलेडियम रिडक्शन करते हैं, ये रिडक्शन करते हैं 2H विद पैलेडियम रिडक्शन, तो यही करते हैं। यहाँ पर इस बेरियम सल्फेट का क्या काम है? तो एक्चुअली यहाँ पर मैं बता देता हूँ, बेरियम सल्फेट यहाँ पर जो होता है ना BaSO4, ये एक्चुअली क्या होता है? कैटेलिस्ट पॉइजन होता है। ये क्या होता है? कैटेलिस्ट पॉइजन होता है। यहाँ पर कैटेलिस्ट पॉइजन, कैटेलिस्ट पॉइजन का मतलब है ये रिएक्शन की रेट को घटा देता है। अब आपका दिमाग में आएगा यार हमको तो बढ़ानी थी रिएक्शन की रेट, ये घटा रहा है साला, फिर इसको डाल क्यों रहे हैं हम? देखो इसको इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है ना। अगर यहाँ पर डायरेक्ट अपन पैलेडियम कैटेलिस्ट यू ले लेते, पैलेडियम H2S है, तो ये रिएक्शन यहाँ नहीं रुकते, ये एल्डिहाइड है ना, ये आगे रिड्यूस होकर एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता, CH3CH2OH, है ना। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा कि रिएक्शन को यहाँ पर रोकने ही नहीं देगा, वो सीधा सीधा इसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले ले भैया, वो इसको डायरेक्ट ये बना के छोड़ेगा। यहाँ पर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड ले ले, ये डायरेक्ट बना देगा, है ना। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर रिएक्शन को रोकने ही नहीं देंगे, है ना। यहाँ पर क्लेमेंसन रिडक्शन, ओल्फिकेशन रिडक्शन वगैरह ये हम नहीं करवा सकते, क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्ट फिर एल्केन्स वगैरह अलग मुद्दा हो जाता है हो। तो कुल मिलाकर अपने लिए सबसे सूटेबल क्या है यहाँ पर ये है, ये एक्चुअली क्या करता है कि इस कैटेलिस्ट की रेट को कम कर देता है, और इस कैटेलिस्ट की रेट को कम कर देता है, जिससे रिएक्शन एल्डिहाइड पर ही जाम हो जाती, रुक जाती है, आगे इसका फर्दर रिडक्शन नहीं होता। तो ये आगे रिडक्शन यहाँ पर नहीं होता। तो समझ गया ना, ये पॉइजन क्यों मिलाते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि इस पॉइजन के बाद भी, कैटलिस्ट पॉइजन के बाद भी हल्की फुल्की क्वांटिटी इसकी बन जाती है, फिर अपन चाहते नहीं यार ये थोड़ी बहुत भी नहीं बननी चाहिए, हाँ रिएक्शन की रेट को और स्लो कर दो साली को, है ना। तो ऐसे केस में इसके अंदर के कभी कभी आपको साथ में यहाँ पर क्यूनोलिन वगैरह दिखाई देता है। जो क्यूनोलिन वगैरह है ना, वो क्या करते हैं, वो एडिशनल कैटलिस्ट पॉइजन का काम कर देते हैं, मतलब एक तरह से को कैटलिस्ट पॉइजन मान सकते हैं, है ना। तो वो रेट को और भी स्लो कर देते हैं। तो प्राइमरी कैटलिस्ट पॉइजन यही है, लेकिन अगर और भी स्लो करनी है तो फिर क्यूनोलिन वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूज मत होना, कई बार आपको जब रोजेनमुंड कैटलिस्ट देखोगे तो उसके साथ आपको क्यूनोलिन वगैरह भी देखने को मिलते हैं। उसका रीजन क्या है मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। आई थिंक क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं? तो देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए ना, हाँ ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले वैसे पूछ ले, तो सारी चीजें आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ना, और भैया कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट करके भाई जरूर बताओ कि
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है सबके समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं आगे क्या दे रखा है। देखो ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन फॉलोड बाय रिएक्शन विद जिंक H2O यील्ड एसीटोन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। देखो जब मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन में ओजोनोलिसिस आपको बता रखी है, तो मैंने आपको क्लियर कट डायरेक्ट शॉर्ट कट आपको बताया था कि ओजोनोलिसिस के जो प्रोडक्ट होगा उन प्रोडक्ट को देखकर आप रिएक्टेंट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। आपने चाहे फ्री कोर्स से पढ़ा हो चाहे पेड कोर्स से पढ़ा हो, दोनों के अंदर ही ये चीज मैंने करा रखी है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पर ये प्रोडक्ट है एसीटोन, एसीटोन को ऐसे कर सकते हैं है ना, CH3, यहाँ पर CH3 क्लियर है, और साथ में क्या फॉर्मेल्डिहाइड है प्लस O डबल बॉन्ड, ये यहाँ पर अपन ये कर सकते हैं इस तरह से, ये H क्लियर समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया अपना एसीटोन और ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड है ना। अब अपन को देखना है कि ओजोनोलिसिस जब किसी एल्कीन के कराते हैं तो प्रोडक्ट बनता है, तो वो एल्कीन क्या है। तो आपको कुल मिलाकर ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। अब आपको देखना है ये ओजोनोलिसिस में ये प्रोडक्ट कब बनेंगे। तो कुल मिलाकर आपको स्टार्टिंग मेटल चाहिए ना, आप कुछ मत करो भैया, आप केवल इसको बाहर निकाल दो और दोनों ऑक्सीजन को हटाओ, इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना दो, तो कुल मिलाकर ये डबल बॉन्ड है ना। अब यहाँ पर इधर CH3 है और इधर यहाँ पर CH2 है, H यही से, तो कुल मिलाकर ये प्रोडक्ट बनेगा। इसको चाहो तो आप ऐसे लिख दो। तो ये क्या बन गया, 2 मेथिल प्रोपिन बन गया। 1 2 3 कार्बन है ना, तो 1 2 मेथिल प्रोपिन, तो यहाँ पर हो गया 2 मेथिल प्रोपिन। तो मुन्ना कौन सा आंसर है, 2 मेथिल प्रोपिन, ये आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ओजोनोलिसिस बहुत अच्छे से समझा रखा है FGI के अंदर। मैंने उस समय भी जब वो लेक्चर आपने देखा होगा तो इसमें बता रखा है कि ये जो FGI है ना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा ना। समझ में आ गया भैया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा अगर मान लो एल्कीन से ये प्रोडक्ट बनाना होता है इसका ओजोनोलिसिस, तो कुछ भी नहीं, ये बॉन्ड आप तोड़ो, इधर ऑक्सीजन जोड़ दो, ये बन जाएगा वापस। क्लियर है ना, वो सब मैंने सिखा रखा है आपको, जब उसमें लेक्चर के अंदर आपने देखा ही होगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो मस्टर्ड गैस इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एथिलीन विद। देखो ध्यान देना, एथिलीन मुन्ना सब जानते हो। अच्छा किसी को अगर एथिलीन ही पता नहीं हो तो भैया उसका भगवान ही मालिक है, उसका कुछ भी नहीं हो सकता है ना, उसका कुछ नहीं हो सकता, फिर उसको कोई कुछ नहीं सिखा सकता। क्लियर यहाँ तक है ना। तो मस्टर्ड गैस इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एथिलीन विद। मस्टर्ड गैस की किसके साथ में रिएक्शन करो, सॉरी एथिलीन के किसके साथ में रिएक्शन करो कि मस्टर्ड गैस बन जाए। देखो मस्टर्ड गैस एक्चुअली क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है Cl, यहाँ पर है Cl, ये सल्फर, ये Cl है ना, ये मस्टर्ड गैस। इसको चाहो तो आप ऐसे लिख लो। देखो ध्यान देना, ये Cl CH2 है ना, S CH2 Cl, या आप चाहो इसको ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, Cl है ना, ये CH2 का यहाँ पर होल 2 और यहाँ पर ये। तो ये क्या हो गया, देखो ये 2 ग्रुप है ना, तो इसको अपन लिख दे यहाँ पर बेस। और ये क्या है, क्लोरोएथिल, तो ये हो गया भैया क्लोरोएथिल है ना। कौन सा, यहाँ पर 2 क्लोरोएथिल अपन बोल सकते हैं, 1 2 पे क्लोरो है, तो 2 क्लोरोएथिल, और ये हो गया यहाँ पर सल्फाइड। तो ये होती है मस्टर्ड गैस। तो अब आप खुद देखो कि यहाँ पर ये रिएक्शन करानी है, सल्फर के दोनों तरफ ये एथिलीन ग्रुप और Cl यहाँ पर जुड़ने वाला है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर देखो AlCl3 तो ऐसे ही कट गया, ZnCl तो ऐसे चला गया, इसमें SO2 है लेकिन ये SNI वगैरह रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है तो इसमें इसका कोई रोल नहीं है, ये भी चला गया। ले देकर हमारे पास एक ऑप्शन है जिस पर अपन टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर लो भैया H2Cl2, ये यहाँ पर लेना। ये जो होती है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होती है। तो चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पर जो रिएक्शन के मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये रिएक्शन के मैकेनिज्म यहाँ पर है। इस रिएक्शन के थ्रू, इस मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होती है। आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है भाई, कोई डाउट है क्या, नहीं है?
सबके समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना, बहुत अच्छे से आपको मैंने उसमें लेक्चर के अंदर भी एक्सप्लेन कर रखा है, आपने देखा होगा। और सबसे खास बात क्या है भैया, फ्री और पेड दोनों ही कोर्स के अंदर ये चीज़ हो रही है कवर, है ना, तो दोनों ही स्टूडेंट के इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डाइएजोनियम ग्रुप, रिप्लेसमेंट ऑफ डाइएजोनियम ग्रुप बाई ए Br ग्रुप कॉपर पाउडर इज यूज्ड एज कैटलिस्ट। देखो समझने की कोशिश करना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डाइएजोनियम ग्रुप, ये तो अपन यहाँ पर मान लेते हैं डाइएजोनियम ग्रुप के रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर ऐसा ले लो Cl-, है ना, और ये सेंड में रिएक्शन वगैरह इनको देखने से पता चल रहा है ये बेसिकली इसी की बात कर रहा है, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट किससे करना है, डाइएजोनियम ग्रुप बाई ए Br ग्रुप, Br ग्रुप के द्वारा इसका रिप्लेसमेंट करना है। कुल मिलाकर हमको इस ग्रुप को हटाकर इसकी जगह पर Br लाना है, ये इसको हटाकर इसकी जगह Br लाना है ना। और यहाँ पर क्या है, कॉपर पाउडर इज यूज्ड एज कैटलिस्ट, कॉपर पाउडर होना चाहिए। तो देखो ध्यान देना, ये इसके बाद लाना है, इसका मतलब Br तो होगा इसे, डायरेक्ट कॉपर पाउडर से तो होगा नहीं, क्योंकि कॉपर में अलग से Br थोड़ी बन जाएगा, इसका मतलब कॉपर पाउडर विद Br आना चाहिए साथ में। तो कुल मिलाकर यहाँ पर में कंडीशन जो है ना वो एक्चुअली ये होती है, कॉपर पाउडर ऑब्लिक HBr। और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन है भैया गाटरमान रिएक्शन। ये कौन से, गाटरमान रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन मैंने आपको बता रखा है लेक्चर के अंदर, फ्री और पेड दोनों कोर्स के अंदर है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कॉपर पाउडर यहाँ पर अपन काम में लेते हैं, है ना। यहाँ पर ये भी हो सकता है, देखो ध्यान देना, यहाँ पर कॉपर पाउडर HCl भी हो सकता है, अगर यहाँ पर ये लोगे तो यहाँ पर Cl आ जाएगा, यहाँ पर कॉपर पाउडर और यहाँ पर HCl की जगह KCN भी हो सकता है, जरूरी नहीं यहाँ पर KCN या फिर HCN, है ना, तो ये HCN भी हो सकता है, KCN भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर CN आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये भी जैसे Br है, ये लोगे तो यहाँ पर इसकी जगह Cl आ जाएगा, और ये लोगे तो इसकी जगह फिर CN आ जाएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं गाटरमान रिएक्शन। तो यहाँ पर जब कॉपर पाउडर यूज में लिया जाता है तो आपका आंसर यहाँ पर गाटरमान रिएक्शन ही है, बी ऑप्शन ही होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर देखो सेंडमेयर जो रिएक्शन है, सेंडमेयर रिएक्शन भी भैया इसी से मिलती जुलती है, क्योंकि अपन ने बताया ना अपन को केवल क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, क्वेश्चन तो क्या सोल्व, क्वेश्चन के साथ एक कॉन्सेप्ट भी अपन कवर करेंगे, ताकि अगर इसी से रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस आ जाए आपके तो आप उनको भी इजीली अटेम्प्ट कर सको। तो सेंडमेयर रिएक्शन भी देख लेते हैं। देखो सेंडमेयर रिएक्शन बिल्कुल सेम रिएक्शन है, बिल्कुल सेम है। सेंडमेयर रिएक्शन के केस में क्या होता है मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर अपन डायरेक्ट कॉपर पाउडर की जगह कॉपर साल्ट काम में लेते हैं, जैसे Cu2Br2, है ना, कॉपर पस्ट साल्ट, है ना, और ये यहाँ पर HBr हो गया, इस तरह से साल्ट काम में लेते हैं ना। यहाँ पर Cu2Cl2 HCl ये काम में लेते हैं, यहाँ पर Cu2Cn का होल 2, है ना, यहाँ पर KCN ये काम में लेते हैं। तो ऐसे केस में प्रोडक्ट बिल्कुल सेम ही बनता है, ये यहाँ पर वही Br आ जाएगा ना, Br, या यहाँ पर ये Cl, या यहाँ पर ये Cn, ये सेम ही प्रोडक्ट बनता है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर कॉपर साल्ट काम में ले रहे हैं अपन, कॉपर साल्ट काम में ले रहे, कॉपर पाउडर काम में नहीं ले रहे, और इस रिएक्शन को बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन, है ना। और ये सब मैंने आपको फ्री और पेड दोनों कोर्स में बता रखे हैं, तो आपने पढ़ा होगा, है ना, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, नहीं पढ़ा हो तो फिर तो मैं भी क्या करूँ, क्लियर है। तो कुल मिला के सेंडमेयर आंसर नहीं होगा। और रिएक्शन विद KI, इसमें तो क्या डायरेक्ट KI से रिएक्शन कराओगे तो ये हटाकर यहाँ पर आयोडीन जोड़ दो तो ये भी नहीं होगा, है ना। और इसमें क्या होगा, अपन HbF4 से रिएक्शन कराएंगे तो लास्ट में फाइनल रिएक्शन में यहाँ पर फ्लोरीन आ जाएगी, तो ये भी नहीं होगा, है ना, इसमें भी कॉपर का कोई रोल ही नहीं है ना। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है आंसर मैंने बता दिया बी, लेकिन मजे की बात बताओ, RP से फर्स्ट ग्रेड 2022 में इसको बोनस कंसिडर किया है क्वेश्चन को। अब आप सोचोगे अरे भाई बोनस कंसिडर क्यों किया, इसका तो आंसर ही बी आ गया ना, तो इसमें मिस्टेक भी नहीं लग रही कुछ भी, बोनस क्यों कंसिडर कर लिया इसको। देखो एक्चुअली क्या है कि इसकी हिंदी और इंग्लिश में मिस्टेक है। हिंदी में जैसे इंग्लिश, अभी अपन ने इंग्लिश वर्जन यहाँ पर देखा, इंग्लिश वर्जन में बोला है कि यहाँ पर कॉपर पाउडर का यूज किस में किया जाता है, तो भी कॉपर पाउडर का यूज किया जाता है गाटरमान रिएक्शन में, बी आंसर होगा। लेकिन जब इसकी हिंदी जो पेपर में दे रखी है, हिंदी आप देखोगे तो वहां पर बता रखा है कि कॉपर पाउडर का यूज किस में नहीं किया जाता,
अब कॉपर पाउडर का यूज किस में नहीं किया जाता, उस कंडीशन में तो ए भी आंसर है, बी सी भी है और डी भी है, तो फिर तो ए सी डी आंसर हो गया, क्योंकि बी में ही किया जाता है, बाकी किसी में भी नहीं किया जाता है ना। इसमें तो साल्ट यूज में किया जाता है, सेंडमेयर में तो, है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे केस में तो फिर 3 आंसर हो गया। तो अगर हिंदी वर्जन को माने तो 3 आंसर हो गए, तो आंसर तो एक ही होगा। इंग्लिश माने तो बी आंसर होगा, लेकिन हिंदी इंग्लिश मिस मैच हो रही है, इसलिए फाइनली क्या किया, अरे भाई डिलीट मार दो, है ना, बोनस दे दो। तो यहाँ पर डिलीट मार दिया कुल मिलाकर इस क्वेश्चन को, ये मान लो आप। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ना, ये समझ में आ गया होगा। बी यहाँ पर आपकी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर गाटर मान वगैरह सारी डायरेक्शन भी आपके क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भैया, हाँ वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन खुद से भी सोल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, कंसिडर द फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग एन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के रिडक्शन में कौन सा रिएजेंट काम में आ रहा है। 4 रिएजेंट दे रखा, सोडियम बोरोहाइड, लिथियम बोरोहाइड, जिंक अमलगम, HCl, है ना। तो ये क्लेमेंसन रिडक्शन है। KOH एथिलीन ग्लाइकोल और हीट ये ओल्फ किस्नर रिडक्शन है। और ये सब मैंने FGI के अंदर बता रखे हैं ना, सारे चारों के सारे रिएजेंट बता रखे हैं। सर से खास बात क्या है, वही बता रहा हूँ मैं, फ्री और पेड। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि फ्री कोर्स से भी अगर अच्छे से मेहनत कर ली तो भैया सिलेक्शन के चांस तब भी बनते हैं। रीजन क्या है कि फ्री कोर्स भी हमारा पेड कोर्स ही है, जो पहले वाला है, पुराना है ना, इसलिए उसके अंदर भी काफ़ी इफेक्टिव कंटेंट है। बस उसमें क्या है कि प्रैक्टिस वगैरह स्टूडेंट को एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, उसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सेट वगैरह नहीं है, टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है, तो एक्स्ट्रा करनी होती है। पेड कोर्स में क्या है कि थोड़ा सा कंटेंट को अपडेट कर रखा है ना। तो एक तो उसमें कंटेंट अपडेटेड हो गया, साथ में प्रैक्टिस सीट है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, उसमें डाउट सॉल्विंग वगैरह फैसिलिटी मिल जाती है, तो पेड कोर्स से ज़्यादा बेनिफिट होता है। बाकी बच्चों की हेल्प के लिए फ्री कोर्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना रखा है। तो जिसने भी फ्री कोर्स भी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन क्लिक कर रहे होंगे, भैया अच्छा हाँ यार ये तो पढ़ा है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है कि एल्डिहाइड का रिडक्शन किससे कर सकते हैं, वो चीज़ है एल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय। देखो अब यहां पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि एल्डिहाइड का रिडक्शन करना है, एल्डिहाइड का रिडक्शन करो और एल्कोहल बनना चाहिए, ये है। तो कुल मिलाकर यहां पर हमको एल्डिहाइड से एल्कोहल बनाना है, ये समझ लो आप, एल्कोहल RCH2OH मेन ये है, ये एल्कोहल बनाना है ना। तो अगर एल्डिहाइड से एल्कोहल बनाना है तो इसके लिए यहां पर अपन सोडियम बोरोहाइड्राइड काम में ले सकते हैं, नो डाउट, NaBH4 ये काम में ले सकते हैं। यहाँ पर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी काम में ले सकते हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और एक बार एल्डिहाइड को पकड़ा दो इनको एल्कोहल तक ले आते हैं, एल्कोहल में रिड्यूस करते हैं, है ना। अब यहाँ पर अगर मैं ये ले लो, चाहिए एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड यहाँ पर अगर मैं ये ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया जिंक अमलगम HCl, और ये यहाँ पर हो गया जिंक अमलगम और ऑब्लिक HCl, ये HCl मतलब ये क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन है ना, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो ऐसे केस में भी रिडक्शन ही होता है, एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट होता है ना, वो एल्केन होती है, मतलब ये CHO ग्रुप को CH3 ग्रुप में कन्वर्ट करता है, जबकि CHO ग्रुप को CH2OH में कन्वर्ट करता है ना। तो ये क्लेमेंसन रिडक्शन है। आपको तो क्या एल्कोहल ही चाहिए, इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा, मतलब ये गया, C गया, ये है ना। अब देखो यहाँ पर KOH एथिलीन ग्लाइकोल हीट, ये एक्चुअली ओल्फ किस्नर रिडक्शन है, ओल्फ किस्नर रिडक्शन में भी सेम ही प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, बिल्कुल सेम ही यहाँ पर देखने को मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर लिख देता हूँ, ये ओल्फ किस्नर का है, ओल्फ किस्नर रिडक्शन का केस, यहाँ पर भी सेम प्रोडक्ट देखने को मिलता है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी एल्कोहल नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये भी गया मुन्ना, ये भी नहीं होगा। तो अब कुल मिलाकर ये होगा, A और B किस में दे रखा है, BC दे रखा है गया, CD दे रखा है गया, A भी दे रखा है होगा, इसमें से भी दे रखा है नहीं होगा, तो B ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अब देखो यहाँ पर 4 रिएजेंट है, यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन एल्कोहल में करवाना है या फिर एल्केन में करवाना है, वो चीज़ भी क्लियर हो रही है ना। और इनके बीच की स्टीरियो सिलेक्टिविटी भी यहाँ पर क्लियर हो रही है, स्टीरियो रिजियो सिलेक्टिविटी कि कब क्या बन रहा है ना, कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा।
आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। स्टीरियो सिलेक्टिविटी क्या, बिल्कुल ये तो स्ट्रक्चरल आइसोमर ही बन गया, आइसोमर भी नहीं है तो कंपाउंड अलग बन गया बिल्कुल ही, है ना। तो कुल मिलाकर कब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वो भी यहाँ पर क्लियर हो रहा है। समझ में आ रहा है मेरे हिसाब से, कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से क्लियर यहाँ पर अब आपके हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है ना, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो सोल्व करके। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड इन सेपरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन। देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन का एक तो सेपरेशन करना है भाई, एक मिक्सचर है बीकर में रखा हुआ है, उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स बने उसमें मिक्स कर रखा है। आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को अलग अलग करना है, एक तो ये टारगेट है। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग तो कर दिया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, अब इनमें से 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है, 3 डिग्री कौन सा है, ये पहचानना भी है। ये किसके थ्रू कर सकते हैं, ये कर सकते हो मुन्ना आप इसके थ्रू, इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या ये हिंसबर्ग रिएजेंट, ये हिंसबर्ग रिएजेंट है ना। बाकी इसमें से ये काम एक भी नहीं करेगा ना, ये काम एक भी नहीं करेगा। अब ये हिंसबर्ग रिएजेंट क्या करता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो 1 डिग्री एल्कोहल आपने लिया, 1 डिग्री एल्कोहल मतलब RNH2 को मैं ऐसे लिख दूं, है ना। और ये हिंसबर्ग रिएजेंट यहाँ पर ले लिया मैंने ClSO2 पीएच, है ना, C6H5 को मैं पीएच लिख रहा हूँ शॉर्ट में, है ना। ये रिएक्शन यहाँ पर होती है और यहाँ पर -HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर RNH को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, RNH को ऐसे, और ये SO2 पीएच यहाँ पर बनेगा, ये यहाँ पर बनेगा, है ना। अब अगर इसको इस बेस के अंदर मिला देते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब ये प्रोडक्ट बनता है, इसको बेस से ट्रीट करते हैं तो एक्चुअली बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेता है ना। और यहाँ पर एक्चुअली ये RN- यहाँ पर SO2 पीएच, है ना, और Na+ है ना इसमें, तो यहाँ पर साथ में ये Na+ यहाँ पर बन जाता है, Na+, ये साल्ट बन जाता है यहाँ पर, ये साल्ट। अब ये साल्ट बन गया तो साल्ट क्या होगा भाई, सोल्यूबल होगा वाटर के अंदर, है ना। तो इसका कुल मिलाकर ये वाटर सोल्यूबल है, क्लियर सॉल्यूशन यहाँ पर बनता है। तो सोल्यूबल यहाँ पर हो गया, सोल्यूबल, है ना, ये क्लियर सॉल्यूशन एक तरह से यहाँ पर बनता है, क्लियर सॉल्यूशन, ये क्लियर यहाँ पर। तो 1 डिग्री अमीन में ये होता है, 1 डिग्री अमीन को जब इस हिंसबर्ग रिएजेंट से ट्रीट करके, बेस से ट्रीट करते हैं तो फाइनली क्लियर सॉल्यूशन आपको दिखाई देता है। इसको हिंसबर्ग रिएक्शन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं भैया इसको, हिंसबर्ग रिएक्शन, क्लियर है। अब अगर यहाँ पर अपन 2 डिग्री अमीन्स ले लेते हैं, 2 डिग्री अमीन्स मुन्ना ये हो गया जैसे R2NH, ये 2 डिग्री अमीन हो गया, बिल्कुल हिंसबर्ग रिएजेंट से ही आप यहाँ पर रिएक्शन कराओ ऐसे, बिल्कुल ये रिएक्शन यहाँ पर हो गई, समझ में आ रहा है ना। अब आ गया -HCl और यहाँ पर R2N, यहाँ पर SO2 पीएच यहाँ पर हो गया। अब अगर आगे आप इसके NaOH से रिएक्शन कराते हो तो मुन्ना यहाँ तो एसिडिक हाइड्रोजन था इसलिए एसिड बेस रिएक्शन होकर साल्ट बन गई, ये डिजोल हो गया, सोल्यूबल हो गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो आगे इसमें H है ही नहीं तो यहाँ पर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, इस कारण यहाँ पर केवल यही बनेगा और इसका पीपीटी यहाँ पर ऑब्जर्व होता है, पीपीटी यहाँ पर ऑब्जर्व हो गया। तो कुल मिलाकर अगर अमीन के अंदर ये प्रोसेस करने पर क्लियर सॉल्यूशन आपको दिखाई देता है तो जाहिर सी बात है 1 डिग्री अमीन है। अगर क्लियर सॉल्यूशन में पीपीटी दिखाई देता है इसका मतलब 2 डिग्री अमीन है। अब 3 डिग्री अमीन में क्या होगा, 3 डिग्री अमीन में यहाँ पर R3N, अब इसमें तो कोई H ही नहीं है तो यहाँ पर ClSO2 पीएच, ये है ना, और यहाँ पर चूंकि H ही नहीं है तो H यहाँ पर है ही नहीं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। तो अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रही तो भैया 3 डिग्री अमीन है। तो कुल मिलाकर क्या होगा, देखो एक मिक्सचर है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का मिक्सचर है। अब उस मिक्सचर में ये समझ लो कि यहाँ पर इस मिक्सचर है, ये क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, हमारा आंसर ये होगा ना, ये तो केवल अपन एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस मिक्सचर में अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स यहाँ पर भरा हुआ है तो आप खुद सोचो इसको सेपरेट कैसे करेंगे। आपने इसके अंदर क्या किया, आपने इसके अंदर ये डाला, क्या डाला, ये डाला, है ना। ये डालते पहले तो क्या डाला, ये हिंसबर्ग रिएजेंट डाला ना, मिक्सर में सभी हिंसबर्ग रिएजेंट डाला, फिर बेस डाल दिया, है ना। तो कुल मिलाकर क्या होगा कि जो 1 डिग्री अमीन होगा वो क्लियर सॉल्यूशन के फॉर्म में नीचे आ जाएगा, साल्ट के फॉर्म में, वाटर सोल्यूबल नीचे आ गया,
क्लियर है, उसको अलग कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा कि जो 2 डिग्री अमीन होगा वो पीपीटी के फॉर्म में हो तो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, तो जब सारा लिक्विड निकल जाएगा तो सॉलिड जो बचेगा उसमें क्या होगा, उसमें एक्चुअली ये पीपीटी होगा, है ना। बाद में इसी से वापस 2 डिग्री अमीन को अलग कर लिया जाएगा, तो कुल मिला के 2 डिग्री अमीन सेपरेट हो गया, है ना। जो बिल्कुल वहां पर नीचे की तरफ जो लिक्विड बचा हुआ है वो लिक्विड एक्चुअली क्लियर सॉल्यूशन होगा, उसमें 1 डिग्री अमीन उसको सेपरेट करके 1 डिग्री अमीन निकाल लो। और जो रिएक्शन नहीं करेगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है साल्ट के फॉर्म में नहीं है, बेसिकली ऊपर ही ऊपर रह जाएगा, है ना, वो उससे आप यहाँ पर 3 डिग्री अमीन कर लो, क्योंकि इसने तो रिएक्शन ही नहीं करी, वो प्योर 3 डिग्री अमीन हो जाएगा। इस तरह से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन को सेपरेट भी किया जा सकता है, और यहाँ पर टेस्ट भी किया जा सकता है कि ये बताया जा सकता है कि इस बिकर में 1 डिग्री, इसमें 2 डिग्री, इसमें 3 डिग्री अमीन है ना। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट है, हिंसबर्ग टेस्ट इसको अपन बोल देते हैं फाइनली। हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएक्शन, और टेस्ट की फॉर्म में बोला था हिंसबर्ग टेस्ट इसको बोला जा सकता है ना। तो आई थिंक समझ में आपके आ गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और देखो एग्जाम का बहुत अच्छे से देना है भी, है ना। ये सीरीज के जो 4-5 वीडियो जो भी बनाए इनको बहुत अच्छे से देख लेना, बाकी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। इनमें अपन ने बेसिकली जो मेन चैप्टर है जहाँ पर स्टूडेंट को एक तो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, और जहाँ पर स्टूडेंट के थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कन्फ्यूजन हो सकता है, जहाँ से नेगेटिव मार्किंग के चांस है, इस सीरीज में बेसिकली उन टॉपिक्स को हमने कवर करने की कोशिश करी है, ताकि स्टूडेंट के ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट हो। बाकी इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट हो सके, आप भी फायदा उठाओ और आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा सके, है ना। बाकी कोई भी दिक्कत हो अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग आने वाले हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूव करते जाए, ताकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा, आपके सक्सेस में ज़्यादा से ज़्यादा हम कंट्रीब्यूट कर पाए। थैंक यू।